क्या चल रहा है हरियाणा में? आजकल हरियाणा में हरियाणवी चल रही है और हरियाणा के गाने चल रहे हैं। इसको दिल्ली और वेस्ट यूपी से काट कर इसको पंजाब के साथ मिला दिया गया। अच्छा, पंजाब के साथ हरियाणा का हिस्टोरिकली बहुत कम रिलेशन रहा है जी। तो आप 1947 के पहले का बताइए, फिर 1947 टू 1966 का बताइए क्या था। 47 को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। हाँ। एक तो हमने झज्जर, भिवानी और रोहतक के बीच में जहाजगढ़ के आसपास उसने उसको नाम दिया था हरियाणा। उसकी स्पेलिंग थोड़ी अलग थी आज के टाइम से, HARIANA। हरियाणा को ऑफिशियली स्टेट 1966 को घोषित किया गया। तो इसके पहले मुझे ऐसे लगता है कि एक चेंज आया होगा जब 1947 के बाद थोड़ा चेंज आया होगा, उसके पहले कुछ अलग होगा। नमस्कार, रूट्स, थ्रेड्स एंड रिफ्लेक्शंस पॉडकास्ट के एपिसोड में आज हमने हरियाणा की हिस्ट्री की बात की। हरियाणा का इतिहास तो पवित्र है, 5000 सालों से चलता आ रहा है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, हमने वहाँ से लेके आज तक के हरियाणा के इतिहास के बारे में बात की और हमें ये इतिहास बताया आज के अतिथि निशांत दहिया जी ने। निशांत दहिया जी हरियाणवी पॉडकास्ट के होस्ट है और वो हरियाणवी रिसर्चर भी है। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से हरियाणा के इतिहास के बारे में जानकारी दी। तो आप इस एपिसोड को एंजॉय कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते निशांत जी। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। निशांत जी, आप मुझे बताइए, हरियाणा को, ये जो रीजन है, इसको हरियाणा नाम कहाँ से मिला और क्यों मिला? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। काफी लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशन इसका देते हैं। 1398 का हमें एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, रोहतक के पास एक गाँव है बोहर, वहाँ से। उसमें हिरण्यक जो है इस एरिया का नाम जो है कहते हैं उस ताम्रलिपि में या उस इंस्क्रिप्शन में था। तो कुछ लोग वहाँ से ट्रेस करते हैं, कुछ लोग इससे पहले जो है महाभारत टाइम में कुछ हमें दस्तावेज, कुछ साक्ष्य मिले हैं, वहाँ से ट्रेस करते हैं। कुछ लोग इसको एक जॉर्ज थॉमस, एक ब्रिटिश आयरिश एडवेंचरर आया था 1795 में, उसने एक स्टेट बनाया था अपना अलग से, अपनी एक रियासत। झज्जर, भिवानी और रोहतक के बीच में जहाजगढ़ के आसपास उसने उसको नाम दिया था हरियाणा। उसकी स्पेलिंग थोड़ी अलग थी आज के टाइम से, HARIANA वाई की जगह। तो कहते हैं हरियाणा ट्रैक्ट उसको बोलते थे, तो वो हरियाणा का फर्स्ट स्टेट उसने बनाया था। तो ये तो इंटरप्रिटेशन है, लेकिन ये हरियाणा का नाम चलता आ रहा है 1966 से पहले। एक चीज तो क्लियर है कि 66 में मतलब एकदम किसी ने नहीं सोचा कि इसको हरियाणा नाम दे दें। ये नाम था इस रीजन का, साउथ ईस्ट पंजाब को हरियाणा के नाम से। यहाँ के लोगों में ये चेतना थी कि इसको हरियाणा नाम से बुलाते हैं। इसकी कई इंटरप्रिटेशन है। अबोर्ड ऑफ द गॉड, हरि का आयन, कि भगवान के स्वयं उसका घर, इसलिए इसका नाम हरियाणा, क्योंकि ये देवताओं की और भगवान श्री कृष्ण उनकी भूमि रही है। कुरुक्षेत्र में हमने देखा और गीता का उपदेश थानेसर में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। इसके अलावा वैदिक टाइम से यहाँ के कल्चर में आज भी आपको लेटर वैदिक के साक्ष्य मिलते हैं। लेटर वैदिक पीरियड के इंडस वैली सिविलाइजेशन की यहाँ साइट्स हैं राखी गढ़ी में। तो हरियाणा जो है एक हिस्टोरिक एंटिटी 1966 से पहले भी रहा है। तो इस तरह से हरियाणा का नाम फिर असेंबली ने बाद में डिसाइड किया, और हरियाणा बनाने के लिए 50s में जो कमेटी वगैरह बनी, तो उन्होंने फिर बाद में नेचुरली समझा कि इस रीजन का नाम हरियाणा ही रखा जाए। हाँ, हम कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का नाम हरि ही है और भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में ही गीता का उपदेश दिया है, इसलिए फिर ये हरि की धरा हो गई इसलिए। बिल्कुल। और अगर हम हरियाणा के इतिहास की बात करें तो हमें सबसे पहले, क्योंकि कोई भी भारत के इतिहास की किताब शुरू होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन से,
हाँ। हड़प्पा सिविलाइजेशन से। हड़प्पा सिविलाइजेशन हम आमतौर पर मानते हैं कि जो आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, उसका सिंध और पंजाब का जो इलाका है वहां पर है, लेकिन उसकी बहुत सारी साइट्स इंडिया, यहाँ तक वेस्टर्न यूपी तक भी उसकी साइट्स हमें मिलती हैं लेटर हड़प्पन पीरियड की। यहाँ हरियाणा में भी हिसार में है ना? बिल्कुल, राखी एक गांव है, अच्छा। राखी खास उसको बोलते हाँ। हैं, तो राखी गढ़ी के नाम से एक साइट वहाँ है, प्रॉपर इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम की। और मेरी एक दोस्त से बातचीत हो रही थी, वो हिस्ट्री का स्कॉलर है, तो उन्होंने बताया कि फरीदाबाद के एरिया में कुछ साक्ष्य मिले हैं प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन की, कुछ गुफाएं मिली हैं जहाँ साक्ष्य मिले हैं कि अरावली में, कि इस एरिया में आबादी सबसे पहले वहां नहीं, इस एरिया में भी थी अरावली में, मतलब इवन प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। तो कह सकते हैं कि ये लोग यहाँ सिर्फ मॉडर्न टाइम्स में नहीं, बहुत 1000-5000 साल, जैसे आपने शुरू में जिक्र किया, ऐसे लोग यहाँ आबाद रहे हैं और तो बहुत पुरानी सिविलाइजेशन कंटिन्यू हो रही है। सच में महाभारत तो इतिहास ही है अपना, वो सत्य घटना है। तो उस टाइम अगर भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ ज्ञान दिया था, उपदेश दिया था गीता का, तो उस टाइम से तो लोग रहे ही रहे, ये तो इतिहास में है, उतने सत्य है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद महाभारत थोड़ा लेटर हम उसको एसोसिएट करते हैं। हाँ, लेटर वैदिक से। वैदिक काल के टाइम पर भी इस इलाके की अपनी एक आइडेंटिटी थी, क्योंकि सरस्वती को हम एसोसिएट करते हैं वैदिक टाइम से। हाँ। क्योंकि वेदों में जिक्र आता है नदी का, गंगा का, अगर गंगा का तो बहुत कम जिक्र है, सबसे ज्यादा किसी का सिंधु का जिक्र है, और सबसे ज्यादा जिक्र है तो सरस्वती का है। आज के वक्त वो जो नदी है वो विलुप्त है, तो माना जाता है कि उसका जो चैनल था, जो हरियाणा और पंजाब का जो बॉर्डर है, क्योंकि एक नदी है अभी घग्गर, वो उसको मानते हैं कि उसी का पहली चैनल है। हरियाणा और पंजाब का जो बॉर्डर नदी बनाती है, वो जाकर अभी विलुप्त हो जाती है थार डेजर्ट में, राजस्थान में, गंगानगर के पास थोड़ा आगे जाके, तो वही माना जाता है। और उसकी हरियाणा सरकार ने पहले मतलब उस पर काफी प्रयत्न भी किए पिछले कुछ सालों में, उसको दोबारा रिक्रिएट करने के और वो चैनल ढूंढने के। तो जो साक्ष्य हमें मिले हैं वो यही बताते हैं कि सरस्वती इसी एरिया में बहती थी, नॉर्थ हरियाणा के। तो ये वैदिक, तो ऋषि मुनियों की धरती भी हरियाणा है। एक धोसी हिल है नारनौल में, जब आप महेंद्रगढ़ की तरफ जाएंगे रेवाड़ी से, तो कहते हैं कि ऋषि चवन, जिनके नाम पर च्यवनप्राश हम खाते हैं, तो च्यवन ऋषि ने तो धोसी हिल पर ही जो है अपनी तपस्या की थी। तो ऋषि मुनियों की भी धरती रही है। और आज भी पर आप मॉडर्न टाइम्स में भी देखेंगे तो हरियाणा में नाथ परंपरा, नाथ संप्रदाय के आपको संत साधु बहुत मिलेंगे। तो हरियाणा में मतलब ये उस टाइम से ट्रेडिशन रहा है। और उसके बाद महाभारत का तो वो, क्योंकि वो इसी पृष्ठभूमि पर नॉर्थ इंडिया की, जिसमें हस्तिनापुर आज मॉडर्न डे यूपी में आप देखते हैं, बागपत के पास, इंद्रप्रस्थ जो है दिल्ली है, और हरियाणा का एरिया है, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ब्रज में जन्मे, अब हम ब्रज के ही एक तरह से इलाके में आज बैठे हैं। तो मथुरा, फरीदाबाद, पलवल, आगरा तक का जो एरिया है, तो बड़ी ऐतिहासिक ये भूमि है। और हरियाणा का इतिहास जो है इसी एरिया से निकलता है। हरियाणा को ऑफिशियली स्टेट 1966 को घोषित किया गया। तो इसके पहले मुझे ऐसे लगता है कि एक चेंज आया होगा जब 1947 के बाद थोड़ा चेंज आया होगा, उसके पहले कुछ अलग होगा। तो आप 1947 के पहले का बताइए, फिर 1947 टू 1966 का बताइए क्या था। 47 को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। हाँ। एक तो हमने उस पर थोड़ा टच किया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपका वैदिक पीरियड, और आपका ये जो कहते हैं महाभारत का काल, ये एक फेज है। इसके और वैदिक काल की में थोड़ा सा और अगर जिक्र करें तो वैदिक, उसमें जैसे मूर्ति पूजा नहीं थी वैदिक पीरियड में माना जाता है। तो और हरियाणा में अग्नि पूजा का हवन करना, ये एक उसका माना जाता है कि कंटिन्यूटी है, कि आज भी हरियाणा में आइडल वर्शिप इतना नहीं है जितना बाकी एरिया में है इंडिया में। और यहाँ पर अपने एंसेस्टर्स को पूजने का रिवाज है, तो वो भी है वैदिक टाइम से आता है। हरियाणा में बहुत सारी कंटिन्यूटी है, रिलीजियस कंटिन्यूटी, जो आपके वैदिक पीरियड से आज भी हम देख पाते हैं। ऐसे ही एक चीज जो है वो आपको देखती है शिव भक्ति में। मॉडर्न टाइम में समझा जाता है कि भक्ति का कल्चर, मंदिर और भक्ति का कल्चर, ये आया है गुप्त काल से। गुप्त मौर्यन पीरियड में, वैदिक पीरियड में ये नहीं था। तो उस टाइम जो है इंद्र की पूजा और रुद्र यानी मॉडर्न शिवा, भोले शंकर की जो हम स्तुति करते हैं, तो हरियाणा में इसलिए शैविज्म आपको ज्यादा देखने को मिलता है।
हरियाणा में आपको राम की पूजा, भगवान श्री कृष्ण की पूजा, इनके मंदिर कम मिलेंगे। हाँ। जो यहाँ का लोकल गॉड है या जिसकी स्तुति मोस्टली जो रूरल हरियाणा के लोग करते हैं, तो वो आपको भगवान भोले शंकर के हर उसमें जो उसका मंदिर मिलेगा गाँव में। अच्छा, तो मतलब श्री कृष्ण की धरा होके हाँ, भी शंकर का। शंकर, क्योंकि भगवान श्री शंकर जी को सबसे सुप्रीम गॉड माना जाता है, हाँ। गॉड ऑफ द यूनिवर्स। कि बाकी सब डेमी गॉड्स हैं या गॉड्स हैं, अवतार हैं, ही इज द गॉड। तो एक शैविज्म की धारा है, एक विष्णु भक्ति की परंपरा है, जिसमें विष्णु जी के अवतार हुए, 9 अवतार हुए। तो भगवान शिव की जो परंपरा रही है उनकी भक्ति की, वो हरियाणा में वैदिक पीरियड से चलती आ रही है। तो एक ये भी कंटिन्यूटी हमें देखने को मिलती है। उसके बाद अगर इतिहास के झरोखों में हम देखें, ब्रीफली टच करें, तो हर्षवर्धन का हमें जिक्र मिलता है। हर्षवर्धन एक राजा हुए वर्धन एम्पायर के। तो उनकी राजधानी थालीसर थी, जो मॉडर्न डे कुरुक्षेत्र जिसे आप बोलते हो। तो एक ह्यून सांग, एक चीनी यात्री आया था। वो पहले शिव भक्त थे, बाद में उनके इन्फ्लुएंस के अंडर प्रयाग में असेंबली हुई इलाहाबाद में, और वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए। तो यहाँ काफी मतलब उसका भी काफी मतलब विस्तृत इतिहास है उनके एम्पायर का, हर्षवर्धन के। उसके बाद मुगल जैसे ही यहाँ पर सल्तनत पीरियड जो मुस्लिम रूलर्स आए, तो बैटल ऑफ मोहम्मद गौरी आया, गजनी आया, तो बैटल ऑफ तराइन हुआ। तराइन जिसको आज तरावड़ी हम कहते हैं, ये कुरुक्षेत्र और करनाल के बीच पड़ता है, जीटी रोड पर, दोनों के बीच में। अच्छा। तो वहाँ बहुत युद्ध हुए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। तो शुरू के सारे जो युद्ध थे वो तो पृथ्वीराज जी जीते, आखिरी युद्ध मोहम्मद गौरी जीते। अभी आज उस युद्ध से जुड़ी हुई कुछ निशानियां उस एरिया में हैं? नहीं, मैं ये अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ेगा, क्योंकि इस इलाके में कोई फोर्ट बिल्डिंग बहुत कम हुई है। अच्छा। फोर्ट एक जो आपको मिलता है हिसार शहर में। हिसार का मतलब हिसार एक टर्की का, तुर्किक लैंग्वेज का वर्ड है। अच्छा। हिसार का मतलब होता है फोर्ट, किला। अच्छा। हाँ, तो ये हिसार बनाया था शहर सल्तनत पीरियड में फिरोज शाह तुगलक ने। तो उसको असली नाम इस शहर का था हिसार फिरोजा। अच्छा। तो ये किले का मतलब शहर है, वर्ल्ड सिटी विद इन द फोर्ट। तो ये एक इसका साक्ष्य मिलता है। मोहम्मद गौरी के टाइम के और पृथ्वीराज चौहान के टाइम के हमारे पास, क्योंकि कोई ऐसा मॉन्यूमेंट उस टाइम का नहीं है हरियाणा में, तो और लड़ाई हुई थी तो उसका भी कोई ऐसा दस्तावेज हमारे पास नहीं है। तो उसके बाद सल्तनत पीरियड में फिरोज शाह तुगलक का नाम सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि उसने हिसार शहर बसाया। ये तुगलकाबाद भी जो है दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पर फरीदाबाद के पास, ये भी तुगलक वंश से हम एसोसिएट करते हैं। फिर मुगलों पर आ जाते हैं। 3 पानीपत के युद्ध हुए। सबसे पहले जो युद्ध हुआ 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी का। फिर उसी के बाद मुगल का जो वंश जो है स्थापित होता है हिंदुस्तान में, वो भी पानीपत के युद्ध के बाद। फिर अकबर की लड़ाई होती है हेमू से 1556 में, वो भी यही होती है पानीपत के धरातल पे। पानीपत में रोड मराठा करके लोग बोलते, जो मराठी लोग हैं एक्चुअली। मैं उस पर आता हूँ, वो अब मैं वो तीसरे पानीपत के युद्ध के उसका एसोसिएशन है। तो वो तीसरा युद्ध होता है, इसमें बीच में और लोग भी आते हैं। अब्दाली आता है, उससे पहले ईरान का नादिर शाह आता है 1700। तब तक मुगल काल मतलब मुगल रूल दिल्ली से लिटरली खत्म हो चुका है। उस टाइम मतलब ये मान लो कि जो आज के दौर की लुटियंस दिल्ली है या पुरानी दिल्ली है, सिर्फ इतने एरिया में मुगल जो शासक है बादशाह, उसका राज चलता था, मोहम्मद शाह रंगीला। तो कहते थे कि सल्तनत शाह आलम, जब उस टाइम था, सल्तनत शाह आलम अस दिल्ली ता पालम। कहने की मतलब कि शाह आलम की जो पावर है वो दिल्ली से लेकर पालम एयरपोर्ट तक ही है। अच्छा। कि बाकी एरिया में कि कोई इनका कंट्रोल नहीं। तो उस टाइम पर मराठों का राइज होता है, जब मुगल जो है अपने डिक्लाइन पर है, पतन पर है। तो मराठे इस एरिया पर भी काफी उन्होंने रूल किया उस टाइम पर, 1803 तक मैं बल्कि कहूंगा इस पीरियड में। तो 1761 का बड़ा डिसाइसिव युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली की फोर्सेस का और मराठों का। तो मराठे जो आते हैं, भाऊ जी उनके लीडर होते हैं, तो बड़ा भीषण युद्ध होता है। अनफॉर्चुनेटली उसमें मराठे जो पक्ष है उसकी हार होती है, अब्दाली वापस चला जाता है। तो उसमें एक ये थ्योरी है कि जो रोड लोग हैं, जो पानीपत कुरुक्षेत्र इस इलाके में बसे हुए हैं, वो महाराष्ट्र से आए थे उनके साथ, और वो लोग उनके सरनेम भी शायद कुछ महाराष्ट्र के सरनेम। इस पे मतलब इस पे भी विवाद है, इस पे 2 पक्ष हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये लोग यहीं के मूल निवासी थे, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये माइग्रेंट्स हैं, ये महाराष्ट्र से आए हैं। तो इस पर भी 2 थ्योरी हैं।
लेकिन रोड लोगों की जो जेनेटिक्स है दे प्रूव अदरवाइज, वो प्रूव करती हैं कि उनका महाराष्ट्र से रिलेशन नहीं है। अच्छा। क्योंकि उनके जो जेनेटिक्स फीचर हैं और जो उनकी जीनोलॉजी है, जो डीएनए है, उसका फ्रेंड स्टेपी डीएनए है, तो वो वहां से ज्यादा मिलता है। अब इसका लेकिन ये दूसरी थ्योरी क्यों जन्म ली है, इसके भी साक्ष्य, क्योंकि इसके बाद पानीपत का 1761 के युद्ध के बाद एग्जैक्ट साक्ष्य नहीं मिल पाते कि जो मराठे आए तो, लेकिन इतने सारे मराठे बीवी बच्चों के साथ, कोई लाखों लोगों की फौज आई, सब तो वापस गए नहीं, तो कुछ इसी एरिया में सबस्यूम हो गए। तो आज वो क्या है, वो किस रूप में यहाँ रह रहे हैं, तो इस पे क्योंकि प्रश्न चिन्ह है, इसलिए ये एसोसिएट करते हैं कि शायद रोड ही, क्योंकि रोड 1 या 2% है हरियाणा की पॉपुलेशन का, और वो उसी इलाके में पाए जाते हैं जिस इलाके में युद्ध हुआ था, पानीपत करनाल साइड। पूछा तो वो बोलते भी है कि हाँ, हमारे जो कि पूर्वज थे वो महाराष्ट्र से आए थे, और युद्ध के टाइम। हाँ, लेकिन उस युद्ध के बाद भी मराठों का यहाँ मतलब एक तरह से रूल 1803 तक रहा। एक ट्रीटी हुई है सूर्यंजन गांव की ब्रिटिशर्स के साथ, जब ब्रिटिशर्स ने ओवरटेक किया महाराष्ट्र को, तो हरियाणा भी उन्होंने कब्जे में लिया अपने, तो तब तक ये है। और 1800 के बाद जॉर्ज थॉमस का हमने थोड़ा सा जिक्र किया था 1795 के आसपास, तो उस टाइम यहाँ बहुत हरियाणा का ऐसा था, मतलब वो वाइल्ड वेस्ट का, जैसे मैंने आपको शायद पहले बात की थी कि उस टाइम पे यहाँ ब्रिटिश एडवेंचरर आए हुए हैं, यहाँ मराठे हैं, यहाँ लोकल चीफटेंस नवाब हैं, मुगल हैं, तो एक वॉर जोन बना हुआ है 50-60 साल ये एरिया। जब कब से कब तक ये है 1707 औरंगजेब की डेथ के बाद। हाँ। और 1803 में अंग्रेज आते हैं, या 5 में कह लो उनका रूल है, तो पूरे 100 साल लिटरली मराठे यहाँ हैं नॉर्थ इंडिया में, मुगल भी हैं उनकी डिक्लाइनिंग पावर के साथ, अफगान आ रहे हैं, रोहिल्ला आ रहे हैं, ठीक है, और लोकल लोग वो भी हैं, और राजपूत हैं। फिर अंग्रेज आने के बाद ये सब मिटा दिए अंग्रेजों ने तो बिल्कुल इसको सफा वो कर दिया, उनकी पावर के सामने हाँ। कोई भी नहीं रुक पाया, सब उनके एक तरह वेसल स्टेट ब्रिटिशर्स के बन गए 1803 के बाद। उन्होंने मतलब धीरे धीरे बंगाल से वो स्टार्ट होके और नॉर्थ की तरफ उन्होंने बढ़ना स्टार्ट किया, तो 1803-1805 तक तो पूरे देश पर ही कब्जा हो चुका था। सिर्फ पंजाब था जो 1849 के आसपास लाहौर की ट्रीटी के बाद उनके कब्जे में आया। आपने जैसे कहा कि मराठा लोग आए थे इंग्रज आने से पहले, उन्होंने रूल हाँ। किया समहाउ जी। तो जो पानीपत की लड़ाई हुई या ये मराठे यहाँ रहे हैं, उसका कुछ है यहाँ पे? अच्छा, ये ना एक तो लोगों में भ्रांति है, लोग मराठों को सिर्फ महाराष्ट्र से एसोसिएट करते हैं। हाँ। मराठे आप देखें ग्वालियर तक, ग्वालियर का घराना ही जो है वो मराठा घराना है, सिंधिया जो है, और नागपुर, बड़ौदा, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, तो मराठे सिर्फ आप महाराष्ट्र से नहीं, उसका वो है मराठों का शासन, क्योंकि 100 साल के करीब इस एरिया में रहा, तो वो अलग अलग एरिया में काबिज हुए। जैसे सिंधिया जो ग्वालियर है, तो ग्वालियर और दिल्ली इतना दूर नहीं है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र या पुणे से ही कोई आके पेशवा आके यहाँ बैठा हुआ था, लोकल मराठा चीफटेंस भी बहुत थे यहाँ, जयपुर में थे, ग्वालियर में थे, दिल्ली में भी मराठा एक रेजेंट था मुगल कोर्ट में, तो वो मतलब था मुगल शासक, लेकिन पावर मराठे एक्सरसाइज करते थे, तो उसको उस नजर से देखना चाहिए। साक्ष्य एक, मैं मराठी का मेरे को एक वर्ड है याद आता है, और वो मैंने सोचा है, मतलब एक दिन ऐसे दिमाग में आया, थांबा बोलते हैं टू स्टॉप, रुको इन मराठी। और क्योंकि वो 50-100 साल यहाँ रहे, तो यहाँ की लैंग्वेज में कुछ ना कुछ वर्ड्स तो इंटीग्रेट हुए होंगे, जैसे हम आपके सीख रहे हैं। हाँ, तो हिंदी में हरियाणवी में बोलते हैं थाम जा, अच्छा, टू स्टॉप। हाँ। तो और ये कहीं वेस्टर्न यूपी में नहीं बोला जाता, ये राजस्थान में नहीं बोला जाता, ये इसमें नहीं बोला जाता, हिंदी में नहीं बोला जाता, पंजाबी में नहीं बोला जाता, मतलब हरियाणा के आसपास कहीं नहीं बोला जाता, या तो महाराष्ट्र में है या हरियाणा में है, ऐसे 1-2 वर्ड्स और मैं भूल रहा हूँ अब, तो ये तो मेरे को बिल्कुल मतलब क्लियरली याद है ये वर्ड। एक चीज और जो हरियाणा और महाराष्ट्र को जैसे जोड़ती है, मैं लिंग्विस्टिकली बात करूं, वो है हम बोलते हैं दाल और दाल, वो अड़े जो होता है, 2 टाइप के एल होते हैं, तो वो एल मराठी में भी है। अणे का इस्तेमाल है, जैसे मराठी मानुस दाल, अणे, और एल जो हार्ड एल है उसको रेट्रोफ्लेक्स एल और रेट्रोफ्लेक्स एन बोलते हैं लिंग्विस्टिक्स की भाषा में। वो दोनों सिर्फ हरियाणवी में है या मराठी में है, बीच में कोई बोल नहीं पाता है, मतलब
हाँ, दाढ़ हाँ दाढ़ मतलब मराठी हाँ, word या जैसे एमपी में भी नहीं बोलते हैं, यूपी वाले भी नहीं बोलते हैं, सच में। तो कुछ लिंग्विस्टिक सिमिलरिटी तो है यहाँ पे उसकी लैंग्वेज से या टोन में। तो लेकिन ये क्यों है, अब ये मतलब ये रिसर्च का टॉपिक है, किसी ने शायद शोध करना पड़ेगा इस चीज पे कि मराठी यहाँ आए थे 100 साल इस इलाके में, तो क्या वो कुछ यहाँ से लेके गए होंगे और कुछ यहाँ उन्होंने दिया होगा अपने कल्चर का, अपनी लैंग्वेज का कुछ हिस्सा। तो इस पे लेकिन और रिसर्च की मेरे ख्याल से आवश्यकता है। Yes. जब आपने कहा कि इंग्रज जब आए तब उन्होंने पहले जो सब थे मराठे थे या यहाँ के इस इलाके के नवाब थे या अन्य कोई लोग थे, अफगान के लोग थे, उनको सब को और कर दिया। फिर इंग्रज आए तब से और 1947 जब हमारा देश इंग्रजों से मुक्त हुआ, तब तक क्या स्टोरी थी इस रीजन की? उसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं अंग्रेजों के काल को भी, एक 1803 से 1858 और एक 1858 से 1947। तो 1803 से 1858 तक तो ये था कि धीरे धीरे वो कब्जा करते गए अलग अलग इलाकों पे, हरियाणा के, वेस्टर्न यूपी के, और उनके खिलाफ रेबेलियन या रिवोल्ट चलता रहा, और जैसे ही होता था वो दबा देते थे अपनी पावर से। कोई किसान विद्रोह करता था, कोई और किसी इलाके के लोग विद्रोह करते तो वो उसको धराशायी कर देते थे। सबसे अहम जो अब कड़ी आती है, जो वाटरशेड मोमेंट है इंडिया के इतिहास में भी, 1857 का रिवोल्ट, गदर आजादी। तो हम मानते हैं, हम फिल्म देखी होगी मंगल पांडे, हम नाम सुनते हैं कि आजादी की पहली जो क्रांति हुई या बिगुल फूंका गया वेस्ट बंगाल से हुआ, लेकिन केसी यादव एक हमारे हिस्टोरियन थे हरियाणा के, उन्होंने काफी किताबें लिखी हैं, काफी रिस्पेक्टेड स्कॉलर रहे हैं, उन्होंने कई साक्ष्य दिए हैं अपनी किताब में कि असल में जो लड़ाई शुरू हुई 1857 की, वो मेरठ से नहीं, वो अंबाला से स्टार्ट हुई, हरियाणा की भूमि से। 1857 अंग्रेजों के खिलाफ जो पहली बार विद्रोह का बिगुल उठा, वो सबसे पहले एक चर्च में हमला हुआ था उनकी, 12-13 मई को मेरठ में हुआ, उससे पहले 10 मई को यहाँ हो गया था। और वो सेम उसका जो है असर रहा जैसे बाकी इंडिया पे रहा। हरियाणा के जो लोग थे, एक उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है उठ के विद्रोह के मैं रेवाड़ी में रही हूँ, उनके जो नवाब थे राव तुलाराम जी, उन्होंने भी शायद बिल्कुल राव तुलाराम की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। वो लोकल जागीरदार, एक तरह से उनकी अपनी रियासत थी, और उन्होंने भी अंग्रेजों से बहुत लंबे टाइम तक युद्ध किया। ये बल्लभगढ़ के जो राजा, बल्लभगढ़ के आपके एक मेट्रो स्टेशन का नाम भी है राजा नाहर सिंह के नाम से, उन्होंने भी बिल्कुल। यहाँ के जो लोकल नवाब थे, दुजाना का नवाब था या आपके करनाल के नवाब थे, बाकी लोगों ने भी, लोहारू के नवाब थे, बाकी लोगों ने भी, मतलब मैं शायद कुछ चीजों में करेक्ट हो सकता हूँ नाम लेने में नवाबों के, फर्रुखनगर का नवाब था, तो इन लोगों ने भी, क्योंकि वो क्या हुआ कि बाद में जो बहादुर शाह जफर थे उनको इंडिया का शासक डिक्लेयर कर दिया यहाँ के फौजियों ने। वो क्योंकि ब्रिटिश सिपाही थे, उन्होंने म्यूटिनी की थी, तो उन्होंने बादशाह को अपना शासक डिक्लेयर कर दिया गया, और उनका नाम पर सब जो लोकल लोग थे, रानी की झांसी हो गई, तात्या टोपे हो गए, तात्या टोपे वो तो मराठी थे मेरे हिसाब से, तो मराठी यहाँ भी इन्वॉल्व है, रानी लक्ष्मीबाई का भी मराठा लीनिएज है ना, तो वो भी इस टाइम पर यहाँ थे। और इसके बाद बहुत बुरी तरह अंग्रेजों ने उस विद्रोह को कुचला हरियाणा में, और हरियाणा को सजा ये मिली उस विद्रोह करने की 1858 में 57 के बाद, कि इसको दिल्ली और वेस्ट यूपी से काट कर इसको पंजाब के साथ मिला दिया गया। अच्छा। पंजाब के साथ हरियाणा का हिस्टोरिकली बहुत कम रिलेशन रहा है, मतलब खान पान, बोली, मतलब लैंग्वेज भी अलग है, वो लैंग्वेज की फैमिली अलग है, एथनिसिटी अलग है, और उनकी खान पान, वेशभूषा, और जो कल्चरल कनेक्शन भी था वो इतना नहीं था। हरियाणा को अब राजस्थान, वेस्ट यूपी और दिल्ली से ज्यादा एसोसिएट करते हो rather than पंजाब, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन और एज अ पनिशमेंट उन्होंने हरियाणा को पंजाब के साथ मिला दिया। तो इसके बाद ये आता है फिर हमारा सेकंड ब्रिटिश काल का, ये 90 साल जो है 57 से लेके 47। तो इसमें धीरे धीरे फिर अंग्रेजों ने यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एजुकेशन स्टार्ट की, अपने सिविल सर्वेंट लेके आए, लेकिन कंट्रोल जो था मेन वो लाहौर से था, क्योंकि पूरा बड़ा पंजाब प्रोविंस था, तो लाहौर कैपिटल थी यहाँ की। तो हरियाणा का उसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि लोगों की जो सारी रिप्रेजेंटेशन थी वो मोस्टली पंजाबी लोगों की थी, कैपिटल में भी हर जगह। चंडीगढ़ तो बहुत बाद में बनी है 50s में। पावर जो थी वो सेंटर दिल्ली से शिफ्ट होके इस एरिया का वो चला गया लाहौर, तो कोई भी यहाँ
हाँ पावरफुल जो था वो पंजाबी था। हाँ, तो उस एरिया में जैसे बॉम्बे एक स्टेट था, तो गुजरात और महाराष्ट्र इकट्ठे थे। हाँ। तो बॉम्बे आज तक भी थोड़ा गुजराती डोमिनेटेड है, क्योंकि बॉम्बे प्रिंसिपैलिटी थी। तो हरियाणा, पंजाब और उस एरिया में पूरा, तो पंजाब में क्योंकि कैपिटल था, तो पंजाबी डोमिनेशन पूरा एरिया पे रहा, और ये चला 1947 तक। और उसके बाद फिर अगला ऐसे start हो क्या सिचुएशन आई कि जिस सिचुएशन की वजह से या किसने डिमांड की कि हरियाणा को एक सेपरेट राज्य एस्टेब्लिश किया जाए, पंजाब से पूरा ही अलग किया जाए? अच्छा, ये डिमांड क्वाइट फनीली ये हरियाणा वालों ने नहीं उठाई। अच्छा। क्योंकि हरियाणा वालों को तो ठीक था कि चलो हम तो वैसे भी दिल्ली के पास है, बड़ा स्टेट है। पार्टीशन के बाद क्या हुआ ना, एक तो पंजाब का जो 60% हिस्सा था, 60-70%, वो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान को चला गया। हाँ, जो वो तो आज तक है। जो आज तक है। इंडियन पंजाब बहुत छोटा हिस्सा था, उसमें पंजाबी मतलब सिख और हिंदू मेजोरिटी। हिमाचल, हरियाणा और पंजाब एक स्टेट था, तीनों। तो हिमाचल और हरियाणा हिंदू डोमिनेशन थी, और पंजाब का जो आज पंजाब है उसमें सिख मेजोरिटी में थे। तो डिमांड उठी सिखों की तरफ से। उनका क्या फायदा था? उनको फायदा ये था कि उनको लगा कि हम अब माइनॉरिटी में आ गए, कि न इस पूरे स्टेट में हिंदू मेजोरिटी है और हिंदी भाषी ज्यादा है। हाँ। तो पंजाबी और सिख कम है। हाँ। तो पॉलिटिकल पावर अब हमसे छिन जाएगी। उनके आधे लोग तो पाकिस्तान हाँ, पंजाबी स्पीकिंग आधा पंजाब तो वहां चला गया मोस्टली। हाँ। तो उनको ये थ्रेट हुआ कि अब हिंदी जो स्पीकिंग लोग हैं, चाहे वो हरियाणवी या हिमाचली बोलते हो, वो तो उसमें हिंदी की तरह ही ट्रीट करते थे कि अब हम पर हिंदी डोमिनेशन हो जाएगी। तो अकाली दल ने, मास्टर तारा सिंह थे और बाकी अकाली लीडर्स थे, उन्होंने पूरे 50s में अलग सेपरेट पंजाब की डिमांड करी। तो उस पर काफी धरना प्रदर्शन हुआ, खुद को आग भी लगाई कुछ लोगों ने। अच्छा, उस टाइम का आपको कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है कि 1950s में इंडिया में हो क्या रहा था। 1953 में सबसे पहले ना, जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के गए थे, वो अनसस्टेनेबल था, क्योंकि उन्होंने किसी स्टेट को किसी के साथ मिलाया हुआ था। तो एक शाह कमीशन बना 56 में, उन्होंने स्टेट लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ कर दिया कि आप लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना लीजिए। तो जैसे सबसे पहले आपका आंध्र प्रदेश बना तेलुगु के लिए, फिर कर्नाटका बना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी उसको, गुजरात अलग हुआ, महाराष्ट्र अलग स्टेट बना। तो देश भर में उस 10 साल में ऐसे स्टेट बन रहे थे। तो उसी कड़ी में पंजाब वाले बोल रहे थे कि हमें अपना स्टेट दो पंजाबी स्पीकिंग के लिए। लेकिन पंजाबी ये नहीं चाहते थे कि हरियाणा बने। वो उन्हें पंजाब तो चाहिए था, हाँ। लेकिन उन्हें ये नहीं था कि हरियाणा बने। वो बोलते थे कि हमें आधा हरियाणा जो आज है, जींद तक का हरियाणा दे दो, और बाकी जो 3 जिले हैं हरियाणा के, उस टाइम जो 3 थे 6 में से, रोहतक का, गुड़गांव का और ये फरीदाबाद का एरिया जो है, 3-4 डिस्ट्रिक्ट जो है, इनको दिल्ली में मिला दो। अच्छा, मतलब पूरा हरियाणा उनके लिए फायदे का नहीं था, नहीं। क्योंकि फिर वो कम पड़ जाते। नहीं, हाँ, इसलिए आधा हाँ, चाहिए। तो आधा चाहिए। और जहां तक पंजाबी कल्चर का इन्फ्लुएंस था, उन्हें लगता था क्योंकि जींद पे हिस्टोरिकली जींद जो था एक प्रिंसली स्टेट रहा है। मतलब जींद आजाद हुआ 48 में, जींद नाभा वगैरह, इसको पेप्सू बोलते थे। अच्छा। इसका नाम था। यहाँ कुछ रजवाड़े थे विद इन हरियाणा एंड पंजाब, जिसमें पटियाले की रियासत है, और ये नाभा की, संगरूर और ये जींद की। तो ये 56 में इसका विलय हुआ इंडियन यूनियन में प्रॉपरली, जब पंजाब और हरियाणा एक स्टेट बने। तो ये लोग चाहते थे कि ये जो पेप्सू वाला एरिया है ये हमें मिल जाए। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि महेंद्रगढ़ है हरियाणा में, दादरी है। तो महेंद्रगढ़ एक्चुअली जो है वो बिल्कुल साउथ हरियाणा है, बिल्कुल लास्ट कोना है, लेकिन उसका नाम एक सिख राजा था पंजाब का, उसके बेटे के नाम पे है। क्योंकि अंग्रेजों ने 57 की क्रांति के विद्रोह में जो पनिशमेंट थी ना, उसने इन्होंने क्या किया, दादरी और महेंद्रगढ़ का एरिया उनको दे दिया पंजाब सिखों को। और महेंद्रगढ़, मैं इसलिए कई बार मैंने बोला भी है कि वो ऐसा नाम रखता है कि किसी इंसान के नाम पे रखा गया है। महेंद्रगढ़ का ओरिजिनल नाम था कनौड़। कनौड़िया ब्राह्मण थे ओरिजिनली उस एरिया से जो आते थे, तो उसका नाम महेंद्रगढ़ उनकी वजह से रखा गया, उनके बेटे के नाम। तो ये पंजाब ने मतलब ये किया कि हमें अपना सेपरेट राज्य चाहिए। हाँ, अकाली दल का ये था कि हमें अपना सेपरेट पंजाबी सूबा चाहिए। हाँ, तो पंजाबी सूबा मांगते मांगते हरियाणा कैसे? हाँ, अब कुछ लोग बोलते हैं कि बाय डिफॉल्ट बना। हाँ। कि मतलब कि घर अलग होता है, तो जो दूसरे वाला रहता है वो जो बच जाता है उनको जो बचा हुआ मिल जाता है। वो तो दिल्ली में भी जा सकता था। हाँ, तो इस पे बहुत सारा डिबेट था। कुछ लोगों ने बोला इसको पूरे को दिल्ली बना दो,
महादिल्ली करके मूवमेंट चलाया। कुछ लोगों ने बोला नहीं, इसको विशाल हरियाणा बना दो, कि हरियाणा और दिल्ली और वेस्ट यूपी का एक कल्चर है, तो इसे ग्रेटर हरियाणा बना के एक स्टेट बना दो। तो लेकिन दिल्ली जो कैपिटल थी, तो जो ब्यूरोक्रेट्स थे या पॉलिटिशियन थे उस टाइम पे, वो चाहते थे कि दिल्ली की अलग आइडेंटिटी रहे एज अ कैपिटल, और ये किसी स्टेट की राजधानी ना बने, ये देश की राजधानी रहे तो अलग रहे। तो दो लोग थे, ताऊ देवीलाल फ्रॉम सिरसा और प्रोफेसर शेर सिंह, जिन लोगों ने कमेटी बनाई और कमीशन बना। इस टाइम पे कमेटी बनी जिसने हरियाणा और पंजाब को डिवाइड करना था, एरिया डिवाइड करने थे दोनों के बीच में। तो इन्होंने कई साल उसके लिए मुखर तौर पर विरोध किया और हरियाणा बनाने की डिमांड की, क्योंकि हरियाणा के और पंजाब के बीच में तब से कुछ इश्यूज भी हैं, उसी वजह से हैं, क्योंकि वो बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल नहीं हो पाए। फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ का डिस्प्यूट है कि चंडीगढ़ किसका है। दूसरा है कि कुछ हिंदी स्पीकिंग एरियाज है पंजाब में, पंजाब पूरा पंजाबी स्पीकिंग नहीं है। पंजाब में अबोहर फाजिलका का रीजन है जो काफी, उसमें बागड़ी या हिंदी का ही एक तरह से फैमिली की लैंग्वेज बोली जाती है। और एक सतलुज SYL कनाल का इशू हरियाणा और पंजाब का रहता है। तो वो उसी डिस्प्यूट जो बाउंड्री सेटलमेंट था, उसी फेज के जो है आज भी जो डिस्प्यूट है हरियाणा और पंजाब के, वो इसी वजह से चल रहे हैं। तो इन लोगों ने हरियाणा की तरफ से डिमांड उठाई, वहां से अकाली दल ने डिमांड उठाई। तो फिर फाइनली 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बन गया। अच्छा, हम ये जो एपिसोड है वो 1 नवंबर को ही अब लॉन्च करने वाले हैं, हरियाणा डे है। तो मैं आपको पूछ रही थी कि 1966 को जब हरियाणा एस्टेब्लिश हुआ, उसके पहले इसका जो पेरेंट स्टेट था पंजाब, वो एज कंपेयर टू हरियाणा रीजन बहुत विकसित था हर एक एस्पेक्ट में। लेकिन आज अगर आप देखें तो एज कंपेयर टू पंजाब हरियाणा विकसित है, ऐसे क्यों? हाँ, अच्छा, ये बहुत टर्न अराउंड की कहानी है। मतलब एक फर्श से अर्श बोलते हैं और अर्श से फर्श, टर्न अराउंड कैसे हुआ? देखिए, पंजाब जो था हिस्टोरिकली ब्रिटिशर्स को बहुत पसंद था वो एरिया, पंजाब का एरिया। ठीक है, एक तो मतलब फार्म लैंड्स थे वहाँ। अच्छा। और मोस्टली जो पंजाब की जो ये इंडिया की फौज थी वो पंजाब से आती थी। अच्छा। नियरली 30-40%। लेकिन हरियाणा से भी तो अभी ज्यादा आर्मी अब आ रहे हैं ब्रिटिश टाइम में, इसलिए मैं ब्रिटिश टाइम की बात कर रहा हूँ। तो ब्रिटिश टाइम पे लाहौर उनका बहुत बड़ा सेंटर था, एजुकेशन का, रिक्रूटमेंट का। पंजाब उनकी मतलब सारी नीड्स नॉर्थ इंडिया की, जो उनकी मिलिट्री थी, जो उनकी ब्रिटिश एम्पायर की मेन फोर्स उनकी मिलिट्री थी। तो जो सारा रिक्रूटमेंट था, वो सारा फोकस था, वो ब्रिटिश पंजाब में था। तो और पंजाब में ही सारा उन्होंने डेवलपमेंट वर्क करवाया, एजुकेशन नहीं लेके आए। और उसके अलावा कैनाल कॉलोनीज उन्होंने बसाई, खास तौर पे पाकिस्तान वाले पंजाब में, इंडिया वाले पंजाब में, पाकिस्तान वाले पंजाब में एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुले, तो उसी एरिया में खुले। उनके जाने के बाद क्या हुआ कि जब दोनों पोस्ट पार्टीशन, कैनाल की जरूरत तो हरियाणा में भी है, दिल्ली में, हाँ, हर जगह थी। हाँ। लेकिन ये एरिया, क्योंकि यहाँ का कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर नहीं था। अच्छा। जो गवर्नमेंट उस टाइम बनती थी, हाँ। उसमें मोस्टली जो रिप्रेजेंटेशन थी वो पंजाब की ज्यादा थी, क्योंकि लाहौर सेंटर था। तो मोस्टली जो काम हुआ उस टाइम पे, या तो इंडियन पंजाब या जो आज के टाइम पे वेस्ट पंजाब था, उसमें हुआ। तो अब फैसलाबाद, लायलपुर, ये एरिया जो था, वहां पर बहुत ज्यादा काम हुआ। और इंडिया में भी जालंधर, दोआब का रीजन है, अमृतसर, यहाँ पे बहुत ज्यादा एजुकेशन में और डेवलपमेंट वर्क्स, रोड वगैरह यहाँ पे बने। हरियाणा का रीजन बहुत नेग्लेक्टेड था। तो मैंने कहा ना कि उसको बस सोर्स मानते थे कि यहाँ जितने आदमी हैं उससे ज्यादा जो है जानवर हैं, तो ये तो एक सोर्स है बस कि यहाँ से, मतलब ये डेयरी प्रोडक्ट्स का इस टाइप का एरिया था। एजुकेशनल बैकवर्डनेस बहुत ज्यादा थी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं था, सर्विसेज में रिप्रेजेंटेशन नहीं था। मतलब काद्यान, अर्जुन काद्यान की बुक में उसने फिगर दिया है, कई जगह मैंने कोट किया है उसको, कि 150 या 120 IAS ऑफिसर हैं, उस टाइम ICS बोलते थे, उसमें से सिर्फ 5 हरियाणा से थे यूनाइटेड पंजाब में। अच्छा। और 115 जो थे वो पंजाब से थे। अच्छा। तो इतना ज्यादा मतलब डिस्क्रिमिनेशन कहें या उसमें डिस्टॉर्शन था रिप्रेजेंटेशन में। तो मोस्टली जो फिर वो काम भी होते थे वो उसी रीजन में ज्यादा होते थे। तो ये 20 साल 47 to 66 ये डिबेट चलता रहा। और CM बने पंजाब के, शुरू में गोपीचंद भार्गव बने, भीमसेन जी बने, और उसके बाद प्रताप सिंह बाजवा कैरों जो बने, सिख। तो पूरा यूनाइटेड पंजाब है, जिसमें हिमाचल, हरियाणा और पंजाब है, इसमें है हिंदू मेजोरिटी। लेकिन जो CM बनता था वो पंजाब से बन रहा था 20 साल, मतलब सारा डेवलपमेंट वर्क वहाँ हो रहा है मोस्टली।
तो वो एक फीलिंग आ गई कि हमें फिर अपना स्टेट चाहिए, उनको भी अपना चाहिए था, हमें भी अपना चाहिए था। और लेकिन 66 के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर अलग स्टेट बनने के बाद, और दिल्ली क्योंकि नजदीक थी, दिल्ली नजदीक होने की वजह से यहाँ इंडस्ट्रियल टाउनशिप गुड़गांव बसा। वो भी क्योंकि गुड़गांव आज की डेट पे भी हरियाणा का आधा जीडीपी इस गुड़गांव, जो सारा जो रिवेन्यू आता है जीएसटी जनरेट होता है हरियाणा से। फिर नॉट बीइंग पॉलिटिकल, लेकिन मैं जिस एक इंसान का श्रेय सब लोग देते हैं, मैं क्या दूंगा, बंसीलाल जी, जो हरियाणा के वैसे तो दूसरे तीसरे नंबर के सीएम थे, थर्ड, पर बहुत जल्दी सीएम बन गए। 66 में हरियाणा नया क्रिएट हुआ और 69 में वो सीएम थे, 3 साल बाद ही हरियाणा बनने के। तो ही वर्क लाइक अ मैन पोजेस्ड। तो उनके बारे में जिससे भी हमने सुना है, जिससे भी बात की है, तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटर थे रादर देन बीइंग अ पॉलिटिशियन। ही वाज अ स्टेट्समैन टाइप के बंदा ना, कि उसको पता है 6 महीने में मैंने ये रोड बनवाना है। अच्छा। हरियाणा सबसे बैकवर्ड स्टेट था 66 में, बाय 1970 पूरे कंट्री का सबसे पहला स्टेट बन गया जिसके हर गांव में बिजली थी। अच्छा। 2-3 साल के अंदर, मतलब ही डिसाइडेड कि ये होना है। रोड बनने थे तो उसने कहा कि हरियाणा में गांव गांव में सड़क होगी। जब मतलब बहुत सारे डेवलप्ड स्टेट, साउथ स्टेट, वहां पे सड़कें नहीं थी, तो उन्होंने हरियाणा में सड़कें बनवाई, लिमिटेड फंड होने के बावजूद, क्योंकि उनको फोकस था कि सबसे ज्यादा जरूरत लोगों को सड़क की होती है, कि सड़क आएगी तो व्यापार आएगा, काम आएगा। इसके अलावा नहर का उन्होंने काम शुरू किया। जो इलाके बंजर थे, जहाँ कुछ नई पैदावार होती थी, तो उन्होंने वहां नहर बनवाई। लिफ्ट उससे टेक्नोलॉजी से, यूएसए से एक इंजीनियर आए थे, उनको बुलाया स्पेशली, ये काम कीजिए, पर्सनल बेसिस पे उनसे बात करके। और जो इम्पॉसिबल यहाँ के इंजीनियर्स ने बोल दिया था हो नहीं सकता, उन्होंने वो कैनाल वहाँ वेस्टर्न हरियाणा में बनवाई। तो मतलब उस टाइम पे तो चमत्कार था कि ये सब ऐसा स्टेट, एक नया स्टेट बना है, उसमें ये सब काम हो रहे हैं। तो उनके टाइम पे ये बहुत काम हुए। और उसके बाद बाकी जो लीडर्स थे, हरियाणा में एक चीज अच्छी रही है कि जब बाकी उसके जो फॉलोइंग सीएम्स रहे, और एक छोटा स्टेट था तो वो कंट्रोल इजीली कर सकते थे चीजों को, तो उन्होंने डेवलपमेंट वर्क पे बहुत ध्यान दिया बाकी सीएम्स ने, और वो जो बेस वो तैयार करके गए उसको लोगों ने बढ़ाया आगे। तो मेरे ख्याल से, और सेकंड उसके बाद जैसे गुड़गांव की डेवलपमेंट थी, उन्होंने मारुति का आइडिया सोचा सबसे पहले 70 में। संजय गांधी जी मारुति का आइडिया लेके आए थे, तो बंसीलाल जी ने उनके साथ मिलकर, गुड़गांव बिल्कुल एक छोटा सा गांव था। अच्छा। बिल्कुल वो गांव ही था लिटरली। अच्छा। गुड़गांव कोई ऐसा नहीं था जगह, एक छोटा सा गांव था। सबसे पहले मारुति लेके आए, तो मारुति की मतलब आप देख लीजिए गुड़गांव आज की डेट में क्या है, मतलब पूरे अक्रॉस इंडिया कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जैसे लगता है फॉरेन कि हाँ इंडिया है ही नहीं। तो वो भी मतलब धीरे, फिर वो बाकी लोगों का भी योगदान रहा आगे की, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर आए, जो पॉलिटिशियन आए, उन लोगों ने उसको कंटिन्यू किया। तो ये हरियाणा की एक पॉजिटिव हो गया कि हरियाणा में क्या हुआ। पंजाब में नेगेटिव क्या हुआ कि पंजाब बनने के बाद भी वहां एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ पाई, एक्सट्रीमिज्म रहा, और फिर वो खालिस्तान की डिमांड, फिर ब्लू स्टार ऑपरेशन, फिर वहाँ टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, 20-30 साल पंजाब उस फेज से गुजरा। फिर ड्रग का कल्चर आ गया पाकिस्तान से वहां, तो उस वजह से वो स्टेट जहां राइज होना था, तो हम कहते हैं कि हरियाणा में जो भी अच्छा है वो 66 के बाद हुआ, और पंजाब में जो कुछ अच्छा है वो 66 से पहले हुआ है। सच में। तो इस वजह से ये दोनों की कहानी इतनी जो है आपको डाइवर्जनरी और उल्टी लगती है कि दोनों उल्टी डायरेक्शन में चल पड़े। तो इसलिए आज इतना कॉन्ट्रास्टिंग जो है हरियाणा और हरियाणा को दिल्ली का तो ऑब्वियसली फायदा हुआ ही है कि दिल्ली इतना बड़ा मैग्नेट है, इतने माइग्रेंट अपनी स्किल लेके आते हैं यहाँ रहने, और इतना यहाँ आईटी है, बाकी बिजनेसेस है। तो मेरे ख्याल से ये स्टोरी रही है दोनों के डाइवर्जन की। आपने जैसे कहा कि अंग्रेजों के टाइम में पंजाब ऐसा हब था जहाँ से आर्मी में ज्यादा लोग जाते थे, तो आज अगर हम देखें तो हरियाणा ऐसा प्लेस है जहाँ से आर्मी में ज्यादा लोग जा रहे हैं, स्पोर्ट्स में ज्यादा लोग जा रहे हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हरियाणा में कैसे आया, क्या रीजंस रहे? अच्छा, इसके 2 रीजन है। ये अर्जुन काद्यान से इस पर काफी मेरी बात हुई थी। तो एक रीजन तो फिजिकल होता है, फिजियोलॉजिकल। इंसान की जो बॉडी है, आपके जेनेटिक्स, आपकी बॉडी, आपका खान पान, डाइट और आपका क्लाइमेट आपकी बायोलॉजी को अफेक्ट करता है। तो आप वैसे ही हार्डशिप का स्टेट रहा है तो इंसान वैसे ही थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। यहाँ की एवरेज जो मेल हाइट है हरियाणवी मेल की, वो 5'10", 5'9" से ऊपर है एवरेज, जो इंडिया में, इंडिया, हरियाणा, केरला एंड कश्मीर, तो ये 3 स्टेट हैं जहाँ की सबसे ज्यादा हाइट है।
तो एक फिजिकल मतलब कैपेसिटी से तो था ही अच्छा। तो आर्मी और स्पोर्ट्स में जो चाहिए उनके लिए फिजिकल स्ट्रेंथ। दूसरा, यहाँ कसरत का कल्चर था, खेत में काम करने का, फिजिकल लेबर करने का। लेकिन ये पहलवानी का भी है, पहलवानी का भी बहुत कल्चर था। लेकिन ये असल में इसका जो ये ऊपर उठा, ये हरियाणा स्टेट बनने के बाद उठा ज्यादा। हाँ, क्योंकि यहाँ लोगों ने, जैसे बंसीलाल जी के टाइम में, उससे पहले भी यहाँ स्पोर्ट्स स्कूल बहुत बनवाए गए। जैसे सोनीपत में राई है, वहाँ एक स्पोर्ट्स स्कूल है। यहाँ स्पोर्ट्स की अकेडमी खोली गई भिवानी में, हिसार में, आज से 30-40 साल पहले। उस टाइम किसी को नहीं पता था कि इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, लेकिन लोगों ने खोली, कोचेज अच्छे मिले। तो उन लोगों ने जो बच्चे ट्रेन किए वो, क्योंकि एक खिलाड़ी को या किसी उसको सिर्फ एक अच्छा कोच ही जो है ना वो बनाता है। अगर कोच से अच्छा नहीं होगा तो कभी भी अच्छे प्लेयर नहीं निकलेंगे उस एरिया से। तो शुरू में हरियाणा फॉर्चुनेट रहा। फिर जैसे ही आपका फर्स्ट मेडल आना शुरू होता है, हरियाणवी में लोग कहते हैं, हरियाणा के लोगों के बारे में, कि कोई भी एक काम करना शुरू कर देते हैं ना, तो उसके पीछे फिर 100% अपना सब कुछ लगा देते हैं, और एक को देख के एक वो काम करना शुरू कर देता है। जैसे अब हरियाणा वालों को है कि बाहर जाना है तो सभी बाहर जाएंगे। अब आईएएस का या बाकी सिविल सर्विस या गवर्नमेंट के एग्जाम देने तो सारे ही एग्जाम देंगे फिर लोग वहाँ के, या पुलिस में जाने लगे तो पुलिस में ही जाएंगे सब। तो एक मतलब मास कल्चर डेवलप हो जाता है स्टेट में। तो जैसे खेलने का कल्चर इसलिए ज्यादा हो गया क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट ने प्रोत्साहन किया कि आपको एक पक्की सरकारी नौकरी हम दे देंगे, एक लाइफ में डीएसपी बना देंगे, और उसके बाद उनको मॉनेटरी रिवॉर्ड्स का भी सिस्टम। तो कर्नल मल्लेश्वरी जी 2000 में सबसे पहले, उसने सिडनी में ब्रॉन्ज जीता था वेट लिफ्टिंग में। अच्छा। उसके पीछे अब तो पिछले 25 साल में काया पलट हो गई। चौटाला साहब ने उस टाइम उसके लिए 1 करोड़ वगैरह कुछ अनाउंस किया था, ऐसा कुछ हेफ्टी प्राइस था। आई मे बी रॉन्ग विद द फिगर। तो उसको देख के सब ऐसे चौंके कि खिलाड़ी को कितना पैसा मिलता है नॉन क्रिकेटर को इंडिया में। तो फिर ये हुआ कि हाँ, हरियाणा गवर्नमेंट देती है, कोई भी हो कि हरियाणा गवर्नमेंट रिवॉर्ड्स स्पोर्ट्समैन रिचली। उसको यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्टेडियम भी बहुत अच्छा स्टेडियम भी बनवाया, और उसका मेंटेनेंस है सच में, क्योंकि लोग ध्यान रखते हैं, वो अपनी ओनरशिप लेते हैं कि ये हमारा स्टेडियम है, हम इसमें खेलने आएंगे, यहाँ से हमारे ही बच्चे लोगों को भी नीरज चोपड़ा बनेगा, उमेश फोगाट बनेगी, कोई जो है और स्पोर्ट्समैन विजेंद्र सिंह बनेगा, या कोई और स्पोर्ट्समैन बनेगा। तो पहलवानी का कल्चर तो था, लेकिन उसको जो है गवर्नमेंट सपोर्ट और सोशल सपोर्ट की वजह से एड ऑन मिला। तो ये कहानी है स्पोर्ट्स के हरियाणा की। और मिलिट्री की कहानी है कि मिलिट्री से यहाँ लोग जाते थे, पहले भी जाते थे, ब्रिटिश टाइम पे भी जाते थे। जाट रेजिमेंट यहाँ से 16 पंजाब थी, इसी एरिया से रिक्रूटमेंट होती थी। लेकिन हुआ ये कि आर्मी बट गई, पाकिस्तान की और इंडिया की आर्मी जब बट गई तो आर्मी, इंडियन आर्मी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी आधी बट गई, आधी पाकिस्तान को चली गई, आधी इंडिया को मिल गई। तो उसमें फिर कमी महसूस हुई कि लोगों को कहाँ से रिक्रूट किया जाए, और पंजाब से की और वेस्ट पंजाब से बहुत ज्यादा फौजी आते थे। तो अब कोई इलाका तो इंडिया के पास रहा नहीं, तो कहाँ से फिर फौजी आएंगे। तो सबसे ज्यादा एरिया जो इंडिया के पास अवेलेबल था, जहाँ ऑलरेडी फौजी आ रहे थे, वहां से और ज्यादा रिक्रूटमेंट हुई। फिर यहाँ लोगों को मतलब खेती के अलावा या तो फौज था या स्पोर्ट्स था, और सरकारी नौकरी का क्रेज है हरियाणा में बहुत ज्यादा। गवर्नमेंट जॉब मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू, चाहे कोई मतलब ग्रुप डी या एमटीएस भी लग रहा है, आप कंपनी में कितना ही कमा रहे हो प्राइवेट में, यहाँ कल्चर है कि नौकरी उसी को मानते हैं कि तुम पक्के हो कि नहीं हो, पक्के हो या कच्चे हो। तो इस वजह से, और फौज की नौकरी आपको एक रिस्पेक्ट देती थी, एक रेगुलर इनकम देती थी, और इज्जत तो देती ही है कि आप फौजी है। तो हरियाणा में इज्जत का बहुत वो है, सेल्फ रिस्पेक्ट का और अपनी उसका, तो इसलिए वो सूट भी करता है स्पोर्ट्स और आर्मी हरियाणा की साइकी को। यहाँ फरीदाबाद में खेल स्टेडियम है, वहाँ हम जाते हैं वॉक के लिए, वो बहुत अच्छा है मतलब। और वहाँ के बच्चे हम देखते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं, उनके ट्रेनर उनको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, तो ऐसे लगता है पता नहीं इसमें से कौन सा बच्चा कल हमें नीरज चोपड़ा बन के दिखाए। सच में बिल्कुल सेम फीलिंग मुझे आती थी। मैं 10 साल का था, मैं सोनीपत रहता था, तो मेरे घर के सामने स्टेडियम था। तो मैं शाम को जाता था, तो वहाँ सारे स्पोर्ट्समैन जो है, एथलेटिक्स का बहुत बड़ा ग्राउंड था, तो रनिंग करते थे, भाला फेंकते थे, डिस्कस थ्रो करते थे। तो एक सीमा अंतिल थी डिस्कस थ्रोवर उस टाइम पे, मैं 10 साल का था, शी वाज 20। तो लास्ट ईयर एशियन गेम्स हुए तो उन्होंने वो जीता, उसमें गोल्ड मेडल या ब्रॉन्ज जीता था डिस्कस थ्रो में। तो मुझे सब याद आ गया अपना उस टाइम का, क्योंकि मतलब जब बच्चा होता है तो उनको देख के सीखता है। तो शायद मैं तो स्पोर्ट्स पर नहीं बना, लेकिन उनको देख के उस टाइम पे उस वहाँ हजारों बच्चे आते थे, बाकी स्पोर्ट्समैन को भागते हुए देखते थे। तो हरियाणा में क्योंकि एक दूसरे को देख के आदमी सीखता है,
तो जैसे आपने फरीदाबाद का जिक्र किया, इस इलाके के बच्चे उस स्टेडियम में जाते होंगे तो उनके मन में होता होगा हम भी नीरज चोपड़ा जैसे बने, यही जो स्पोर्ट्समैन खेल रहा होगा हम जैसे बने। और गवर्नमेंट के जो प्रयास है स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए, ये भी अच्छे, क्योंकि दूसरी जगह डिस्ट्रैक्ट होने से अच्छा है बच्चे खेल कूद रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। हमने निशान जी हरियाणा की महाभारत से लेके फिर 1947 फिर हरियाणा जब एस्टेब्लिश हुआ, ये सब बातें की। आजकल क्या चल रहा है हरियाणा में? आजकल हरियाणा में हरियाणवी चल रही है और हरियाणा के गाने चल रहे हैं, दूर दूर तक गाने चल रहे हैं। मैं श्रीलंका गया था, मैंने श्रीलंका में हरियाणवी गाने सुने। अच्छा, ऑटो वाला, मतलब ये कोविड से पहले की बात है। मतलब श्रीलंका का में हरियाणवी रहने वाला? हरियाणवी नहीं, अच्छा, श्रीलंकन था वो। अच्छा, उसे हिंदी भी नहीं आती बोलने, हाँ हाँ और हरियाणवी गाने वहां पहुंचे हुए थे, उसने अपने उसमें चलाए हुए थे। हाँ, तो शायद बीट और म्यूजिक की वजह से। मैंने ऐसे कुछ देखा, पढ़ा कहीं पे कि कोई तो हरियाणवी गाना है, उसके व्यूज यूट्यूब पे इतने जितने भारत की पॉपुलेशन से ज्यादा। 52 गज का दामन जो है, अच्छा, इसी पे क्या? हाँ वो गाना हाँ, बहुत, वो उसपे कोई बिलियन प्लस, 1.5 बिलियन के करीब, तो मतलब 150 करोड़ जितनी इंडिया की पॉपुलेशन शायद हाँ, 140 के करोड़ के आसपास है, तो 150 करोड़ के आसपास उसके व्यूज है। तो वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, मतलब शादियों में। तो हरियाणा में पहले होता क्या था, 15-20 साल पहले शादियों में पंजाबी गाने बजते थे, क्योंकि हरियाणा के जो म्यूजिक था इतना क्वालिटी का नहीं था और लोग सुनना कम पसंद करते थे, वो फोक रागनी टाइप ज्यादा था। लेकिन अब ये हुआ है पिछले 10 साल से कि हरियाणवी म्यूजिक की जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो इतनी बढ़ गई है, और सिंगर और राइटर अच्छे आ गए हैं, और यूथ आया है बेसिकली, क्योंकि यूथ से एसोसिएट करता है, अपनी एज का कोई गायक है, कोई सिंगर है, और उन्होंने मॉडर्न फॉर्म्स को अडॉप्ट किया है। जैसे रैप म्यूजिक बहुत पॉपुलर है, केडी, आरपी सिंह, ढांडा न्योलीवाला, एमसी स्क्वायर फरीदाबाद के एरिया के ही हैं। एमटीवी हसल प्रोग्राम होता है, तो उस पे यहाँ के रैपर्स, लोकल हरियाणवी रैपर्स अब नेशनल स्टेज पे जाके जो अपना नाम कमा रहे हैं। तो वो मतलब एमसी स्क्वायर जो था, उसके गाने बहुत पॉपुलर अक्रॉस इंडिया, सिर्फ फरीदाबाद या हरियाणा में नहीं, अक्रॉस इंडिया, इंडिया से पार भी सुने जा रहे हैं। तो सोशल मीडिया ने एक आज़ादी दी है, टूल्स दिए हैं उन्हें अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का। तो उस वजह से हरियाणवी म्यूजिक वीडियोस, स्पेशली म्यूजिक वीडियोस, वो बहुत ज़्यादा मतलब फ्लरिश हो रहे हैं, क्योंकि दे आर इजीियर टू अंडरस्टैंड। हरियाणवी इतनी हार्ड नहीं है, गानों में स्पेशली बोलते वक्त एक्सेंट आ जाती है, लेकिन अब गाने सुनोगे तो इतनी हार्ड नहीं है हरियाणवी समझनी। हरियाणवी गाने हिंदी से काफी सिमिलर लगते हैं और रियलिस्टिक है, थोड़ा स्वैग है। तो स्वैग है तो एक्सपेक्टर है, तो यूथ है, उससे ज्यादा एसोसिएट करता है और उससे रिलेट करता है। मुझे ऐसे लगता है ये स्कूल्स में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, इसकी वजह से भी ये हरियाणवी जो सब है कल्चर ट्रेडिशन सब बना रहता है, आगे चलता है। और बच्चे काफी रियलिश करते हैं इस चीज को, मतलब ट्रेडिशनल यहाँ ड्रेस पहनना, डांस करना उस टाइप में, तो पीपल एंजॉय इट अ लॉट। यस। आप एक हरियाणवी रिसर्चर हैं, आप भाषा के बारे में, संस्कृति के बारे में और अन्य कई एस्पेक्ट्स के बारे में रिसर्च करते हैं, बोलते भी हैं। तो आपके हमारे में भी हरियाणा से हुआ भी, हमारे हरियाणा को अगले 10 सालों में कहाँ देखना चाहते हैं? मैं और चाहता हूँ कि हरियाणा में विकास की गति जो है ना और बढ़े, थोड़े रोड अच्छे हों, एक एयरपोर्ट हिसाब में बनना चाहिए। हाँ। क्योंकि हरियाणा सबको यहाँ न्यू दिल्ली आना पड़ता है हरियाणा के अंदर जाने के लिए। और एक भ्रांति लोगों की है कि हरियाणा सिर्फ गुड़गांव है, मतलब कुछ लोग जो है गुड़गांव ही आके हरियाणा वापस चले जाते हैं, चंडीगढ़ जाके, उन्हें इंटीरियर हरियाणा देखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से एक टूरिस्टी स्पॉट हरियाणा को बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। फांसी एक बहुत हिस्टोरिक सिटी रही है हरियाणा की, उसमें बहुत सारे किले हैं, हिसार में किले हैं, तो वो साइड हरियाणा की लोगों को देखनी चाहिए। तो वहाँ अगर एयरपोर्ट होगा या वहाँ अच्छे हाईवे होंगे, टूरिस्टी स्पॉट अगर डेवलप किए जाएंगे, तो लोग हरियाणा को थोड़ी बेटर नजर से देखेंगे, जो स्टीरियोटाइप्स थे पुराने सिर्फ उसी के तरीके से नहीं। तो और हरियाणा स्पोर्ट्स में और आगे अच्छा करेगा, अभी 2 ओलंपिक और हैं, 28 में, 32 में, 36 में, तो अगले 10 साल में हरियाणा का आप देखना ग्राफ और आगे बढ़ता जाएगा, स्पोर्ट्स में, कल्चर में, एज अ सोसाइटी भी ग्रो हम करेंगे। तो मेरी यही उम्मीद है। आपने आपकी उम्मीद बताई, आपको क्या चाहिए हरियाणा में होते हुए ये बताया, और क्या होगा जो करंट सिनेरियो देख के क्या चेंजेस होंगे, इससे आपको लगता है? अच्छा, एक मुझे थ्रेट लगता है
थ्रेट एक तो ड्रग्स का मुझे थ्रेट लगता है कि काफी अब रूरल एरिया में हमें जॉब्स जनरेट करने की जरूरत है, क्योंकि हरियाणा में प्रॉब्लम क्या हुई है पिछले 20-30 साल में कि सब सेल्फ सस्टेनिंग विलेज रिपब्लिक्स थे। गांव अपने आप में सेल्फ सस्टेनिंग था, वहां किसी को नौकरी करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, गांव में ही अपनी खेती करके अपना गुजारा हो जाता था। अब लेकिन इशू हो गया कि इकोनॉमी हो गई है चेंज, सबको जॉब करने बाहर जा रहे हैं, माइग्रेशन हो रहा है, बाहर वाले यहाँ आ रहे हैं, यहाँ वाले बाहर जा रहे हैं, तो सोशल इविल्स भी कुछ बड़े हैं, ड्रग्स का बहुत ज्यादा, क्योंकि लोग का जो बेरोजगार है, जो काम नहीं कर रहा है, जिसे जॉब नहीं मिल रही है, तो ड्रग्स बहुत ईजी जरिया है उसके लिए अपनी उसको करने का। तो एक तो ड्रग की प्रॉब्लम है, उसको मेरे ख्याल से जब जितना अगर लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उनको स्किल डेवलपमेंट होगा, तो शायद ये प्रॉब्लम हटे। और इसी के साथ एसोसिएटेड है बाहर जाना, लोग इलीगली बहुत हरियाणा से बाहर जा रहे हैं, यूएस से ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत ज्यादा कल्चर हो गया है बाहर जाने का, मतलब एक की लेविश लाइफस्टाइल चाहिए, अपना एक या खेत बेच दिया, अपनी जमीन बेच दी और बाहर चले गए। तो मेरे ख्याल से उस पर भी थोड़ी सी रोक की आवश्यकता है, और यहीं पे जॉब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की, अगर एम्प्लॉयमेंट हो सके, स्किल डेवलपमेंट हो सके यहाँ के लोगों की, खासतौर पर रूरल यूथ की, तो मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर वैसा हो सकता है तो, या वो काम जो है करना चाहिए। मुझे लगता है विद द टाइम होता ही है अपने आप सब कुछ। जी जी। हाँ, निशान जी धन्यवाद, आपने हमें Thank you. हरियाणा के इस पवित्र इतिहास के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी। हम आपसे फिर से मिलेंगे जब भी हरियाणा से रिलेटेड किसी विषय पे बात करनी हो। थैंक यू सो मच।